हेलो दोस्तों, क्लास 11 का एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया जा रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करें। तो आज है एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला अध्याय। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि क्लासरूम की तरह पढ़ने का कोशिश करेंगे कि एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और जो दिक्कतें होगी वहाँ पर उसको डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेसन 1 है और चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, तो समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। तो प्रारंभिक समाज। तो देखिए, प्रारंभिक समाज क्या था, किस तरीके से प्रारंभिक समाज से आज तक हमारा मॉडर्न टाइम तक हम कैसे पहुँचे, ये स्टेज बाय स्टेज कैसे चला, धीरे धीरे इंसान कैसे अपने बुद्धि को प्रबल करता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो एक एक लाइन पढ़ेंगे और लाइन पढ़ने के बाद उस पर जो कठिन जहाँ पर होगा उस पर डीपली डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इस पहले यहाँ पर प्रीफेस बताया जा रहा है कि इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, सुदूर अतीत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाखों साल पहले मानव के अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई, और आप पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रभाव कैसे हुआ। ठीक है, तो हमारे अतीत में जा कर के देखा जाएगा कि हमने अतीत में किस तरीके से अतीत से आज इस इनिशियल स्टेज तक हम लोगों ने पहुंचा। और दूसरा कि मानव का प्रादुर्भाव, मानव कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इंसानों का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। ठीक है, तो प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब पूरा तत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। तो देखिए, लाखों साल पहले क्या हुआ, लाखों साल पहले हम नहीं जानते और हमारे पास बहुत सीमित साधन है। उन तथ्यों के आधार पर आज के हमारे विकसित समाज को समझ पाना कि इसकी जड़ें कहाँ पर समाई हुई है, कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही साक्ष्य हो जाता है कि जो ज़मीन के नीचे से जो हड्डियाँ मिलती है, जो पत्थर है या फिर कुछ पेंटिंग है या उस दौर के कुछ चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों के अध्ययन करने के बाद हम कुछ अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है, तो पुरातत्व वैज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। ठीक है, तो फिर से जानने की, पुनर्निर्माण मतलब उनके बारे में समझने की, जानने की, उनके समाज को कि कैसे वो डेवलप किया। ठीक है, कैसे वो डेवलप किया ये जानने की कोशिश की। समझ रहे बात। तो पुरातत्व वैज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते थे, पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूले बीज को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे, और किन तरीक़ों से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते थे। ठीक है, तो कैसे खाना पीना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान दिन भर में कुछ ना कुछ खाता है। ठीक है, चीज़ें ज़रूरत है पड़ती है, भूख लगती है। ठीक है, तो खाना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें कैसे चलता था, वो क्या खाते थे, किस चीज़ को खा करके वो अपना गुजर बसर करते थे। तो शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे और कैसे अपनी भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते थे, कैसे आपस में बातचीत कैसे करते थे। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो वो लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करते थे, अपनी बातों को समझाने के लिए दूसरों से कांटेक्ट कैसे करते थे, तो क्या लैंग्वेज था, क्या तरीका था। ठीक है, तो आप ये भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। तो आग का प्रयोग कब शुरू हुआ, भाषा का प्रयोग कब शुरू हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें
समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में आप ये देखेंगे आज की दुनिया में जो भी लोग शिकार और पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है। तो आज भी कुछ लोग जंगलों में रहते हैं, शिकारी है, जानवरों को पकड़ के खाते हैं मार करके, तो शिकारी की जीवन व्यतीत करते। क्या उनके जीवन से क्या अतीत के समाज को हम समझ सकते हैं? क्या उनसे कुछ कनेक्शन है? तो ये बात भी है। ठीक है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों, जैसे मेसोपोटामिया आज का इराक कहा जाता है। और देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। छोटे एग्ज़ाम में, एसएससी में, ये सब छोटे एग्ज़ामों में देखिएगा कि ये सब क्वेश्चन पूछा था। मेसोपोटामिया को क्या कहा जाता है आज वर्तमान में? तो इराक है। ठीक है। तो कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। तो ठीक है, इराक जो बहुत पुराने कदीम ज़माने का शहर, मेसोपोटामिया उनका नाम था, आज का इराक है। तो इन नगरों का विकास मंदिरों के पास हुआ था। समझ रहे बात? यानी कि मंदिरों के पास लोग शुरू से कह लें कि ईश्वर से जुड़े हुए रहे हैं, पूजा पाठ ये सब चीज़ों से इंसान जुड़ा हुआ रहा है और काफ़ी धार्मिक रहे होंगे। ठीक है। तो ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे, जहाँ पर मंदिरों के आसपास जो लोग बसे थे वही इलाका व्यापारिक केंद्र भी था। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, जो कि कुछ अवशेष है, कुछ पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक मतलब बिल्कुल उस दौर का जो भी साक्ष्य है, जो सबूत है, बस्तियों के जो सबूत मिलते हैं, अवशेष वहाँ पर जो कुछ भी है, बहुतायत पाई जाने वाली कुछ लिखित सामग्रियाँ के आधार पर तो उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, ठीक है, शिल्पियों, वो आर्टिस्ट, कलाकार जो बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, ठीक है, लिपिक जो लिखता है, श्रमिक, ठीक है, समझ रहे, पुरोहित, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी पढ़ेंगे कि इनमें शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। अगर हम ये कह लें कि लेखन कला का उस सोसाइटी में, उस ज़माने में विकास नहीं हुआ था, लेकिन सवाल ये भी है कि आज अगर हम ये मान लें तो फिर देखें तो अभी हमारे पास देखिए 2100 लैंग्वेज है। इंडिया में 2100 भाषा बोला जाता है। समझ रहे बात? इतने तरह के लोग, मतलब कुछ हज़ार लोग का भाषा बदल जाता है। आप यहाँ से कुछ दूर ट्रेवल कीजिएगा तो वहाँ का भाषा बदल जाता है। ठीक है। तो इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर इतनी सारी भाषा है। तो क्या हमारे अतीत में क्या ये साक्ष्य नहीं मिलता कि उस दौर में भी कुछ ना कुछ भाषा ज़रूर डेवलप हो रहा होगा? लोग आपस में बातचीत करने का मीडियम ज़रूर कुछ ना कुछ लैंग्वेज के ही माध्यम से करते होंगे। इसमें भी जो है ज़रूर इसमें कोई गहराई है। ठीक है। तो दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों, तो ये बात तो समझ गए। ठीक है। तो भाषा का ज़रूर विकास हुआ होगा। ठीक है। एक विचारणीय प्रश्न है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं तथा काम चलाऊ घरों, आश्रयों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। तो ये कहानी आपको तो पता होगा कि इंसान लाखों वर्ष जब जंगलों में रहता था, ठीक है, गुफाओं में रहता था, काम चलाऊ घरों में रहता था, ठीक है, तो फिर इंसान गांव और कस्बों का निर्माण कैसे करना शुरू कर दिया। तो एक लंबी कहानी है, बिल्कुल इसमें एक बहुत लंबा स्टेज होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको बिल्कुल एक सिंपल सा आप इसको समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें स्टार्ट हुई होगी जब इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया होगा। ठीक है। जब खेती बाड़ी इंसानों ने सीखा तो खेती बाड़ी के ज़रिए
इंसान को ये समझते देर नहीं लगी कि खेती को बचाने के लिए हमें एक जगह पर रुकना पड़ेगा। और फिर जब इंसान एक जगह पर कहीं पर, जाहिर सी बात है 4 महीना आप कहीं पर रह जाइए तो आपका मन लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ होगा उस दौर में भी, अगर 4 महीना वहाँ पर रुके होंगे तो उनको मन लग गया होगा और फिर वो वहाँ से जाना नहीं चाहते होंगे। इस तरीके से बस्ती बस्ती चले गए। और इंसान के अंदर ये भी आदत देखने को मिलता है कि जब वो एक जगह पर जब देखा इसकी क्या आदत होती है। देखिए, एक बंदा जब कहीं पर कुछ काम करता है तो दूसरे लोग को भी उससे प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो देखा देखी 4 आदमी और काम करना शुरू करते हैं, 4 करते तो 40 आदमी और करना शुरू करते हैं। जब एक इंसान ने बस्ती बना करके, मतलब बस्ती बना करके नहीं, जब एक स्थान पर रहना शुरू किया, वहाँ पर तंबू बम्बू गाड़ लिया, तो बाकी और सारे लोगों को भी प्रेरणा मिली होगी, वो भी जा करके सोचे कि इसी तरीके से हमें भी रहना चाहिए। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो इंसान के अंदर ये कैरेक्टर है, ये अंदर सिफत है कि इंसान दिखाइश की करता है और इस चक्कर में फिर कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ें दिखाइश के चक्कर में नुकसान भी होता है। लेकिन ये नुकसान नहीं था, ये फ़ायदा था, ठीक है। तो बस्तियाँ बसती गई, लोग एक दूसरे के बगल में मकान बनाते चले गए। तो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना कम से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई। तो अब तो ये बात तो ठीक है, नगरों की विकास हुई, लेकिन ये अनुमान लगाया गया कि इसके विकास कब शुरू हुई। तो नगरों के विकास कम से कम 5000 वर्ष पहले हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो अत्यंत दूरगामी, वही इराक के मेसोपोटामिया शहर में, ठीक है, मेसोपोटामिया जो उस वक्त का नाम था। कहाँ पर? तो मेसोपोटामिया। 5000 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों से एक था और धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, चुप करो उसको, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप लोग आगे के विषय में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठा किया करते थे और धीरे धीरे उन्हें भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि कैसे उगते हैं, कैसे मौसम में फलते हैं। तो धीरे धीरे ये बातें, जो फल के जो चीज़ वो खाते थे, तो उनको ये अंदाज़ा होने लगा था कि कैसे ये उगते हैं और किस मौसम में उगते हैं। तो ये धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था। तो इसी से इंसान को जो है खेती का प्रेरणा मिला। तो इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूँ और पश्चिमी एशिया, ठीक है, गेहूँ और जौ, मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई जाती थी। इसके सबूत मिले हैं, ठीक है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था और उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाली रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशे जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। और कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवर तो निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों से जोता जाने लगा था। तो 5000 साल पहले जब इंसानों ने ये समझ में आ गया कि कैसे पौधे उगते हैं, कैसे किस मौसम में उगते हैं, और जब ये समझ में आ गया तो फिर कुछ रुई और पटसन और पशुओं का पालन पोषण करना, उससे फिर भेड़ से उसमें से जो है रुई निकाल करके कुछ कपड़े बुनना, और फिर ये सब जो है बस्ती का बसना, तो ये सब फिर बैलगाड़ी, ठीक है। तो ये सब जो है धीरे धीरे इंसान करना सीख गया। तो इन घटनाक्रम के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई फसल पक न जाए, ठीक है। देखिए, एक बात समझिए,
कि फर्स्ट टाइम तो लोगों ने ऐसा ही किया होगा कि एक जगह पर कुछ खेती की, ठीक है, खेती की मतलब कुछ लगा दिया। अब लेकिन जैसा कि उनका नेचर था पहले से घुमक्कड़ वाला कि वो एक जगह पर कहीं पर रुकते नहीं थे, तो लगा करके बीज बो करके वो नहीं समझ में आ गया होगा कि खेती कैसे करते, लेकिन वो वहाँ पर रुके नहीं, वो कहीं और चले गए, ठीक है। लेकिन जब कुछ वक्त के बाद वहाँ पर आकर के देखे होंगे तो उनको मिला कि कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। तो ये समझते उन्हें देर नहीं लगी कि ये फसल तभी सुरक्षित रह पाएगा जब तक कि हम यहाँ पर रहने न लगे, ठीक है। तो जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई फसल पक ना जाए, इसलिए एक स्थान पर बस कर रहना आम बात हो गई। और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अस्थायी घर बनाने लगे। देखिए, यानी कि खेती बाड़ी से ही, किसानी से ही इंसान को बस्ती बसाना और घर बनाना, ये सब इंसानों ने सीखा। तो इस बीच कुछ समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अब खेती जो आपने की है, जो अनाज, अब उसको रखेंगे कहाँ, है कि नहीं। तो ये रखने की समस्या, तो इसको लेकर उन्होंने मिट्टी की बर्तन बनाना सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। और वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पे अधिक ध्यान दिया जाने लगा। चूँकि इंसान ये भी समझ में आ गया, जो चीज़ें वो खा रहे थे उसको और बेहतर तरीके से खाने के अलग अलग जो है तरीक़ों को धीरे धीरे इंसानों ने सीख लिया। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीके में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ और औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई, है ना। यानी कि खेती, देखिए, आवश्यकता, एक कहावत, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा बचपन में कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कि जब इंसान को, मनुष्य को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो फिर उस आवश्यकता के वजह से इंसान उस चीज़ का निर्माण करना सीख जाता है जिस चीज़ की उसकी आवश्यकता है। तो खेती बाड़ी जब की तो उससे कई सारी चीज़ें इंसान को आवश्यकता पड़ने लगी, ठीक है। बर्तनों की आवश्यकता पड़ने लगी। अब उसमें से जो धान निकालना है, चावल निकालना है, तो पिसाई और सफाई करने के ओखली, मूसल, पत्थर, कुल्हाड़ी, शिकार करने के लिए कसिया, फावड़ा, तो ये सब चीज़ें जो है जैसी जैसी चीज़ें आवश्यकता जो पड़ती चले गई, इंसान इसका खोज भी करता चला गया, ठीक है। तो कुछ इलाकों में लोग तांबा, टीन, रांगा जैसे धातु के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। और कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके पास खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातु से गहने औजार बनाने का रास्ता खुल गया। तो फिर कुछ इलाके में लोग तांबा, ठीक है, ये सब धातुओं का खोज कर लिया। और फिर तांबे की खनिजों को इकट्ठा करके नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उसमें कलर होता था। तांबा में, धातु में कुछ कलर था, तो उनका इस्तेमाल गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाले कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपिया, है ना, ऑब्सिडियन। तो ये क्या होता है ना, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा, ठीक है, इसको कहा जा रहा है, ऑब्सिडियन को कहा जा रहा है। तो स्पष्टता लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। फिर ये सब चीज़ें जो एक स्थान पर किसी व्यक्ति को ये सब चीज़ें मिल रही है, प्राप्त हो रही है, तो वो दूसरे स्थान पर जा रहा है और इस तरीके से एक दूसरे को आदान प्रदान भी हो रहा है चीज़ें, और ज्ञान जो है बढ़ रहा है। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई। अब एक चीज़ किसी ने देखा तो उनका मन कहा कि शायद ये चीज़ मेरे पास होता, तो उन्होंने कहा कि आपको इसके बदले कुछ देना होगा। तो इस तरीके से कुछ बदले उनको देना पड़ा, वो चीज़ उनको उनसे मिल गया। तो ऐसे में व्यापार की वृद्धि हो गई, गांवों और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया। जाहिर सी बात है, आवागमन कैसे बढ़ रहा है, जब चीज़ें आवश्यकता पड़ रही है एक दूसरे के, आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और जब वहाँ जाएंगे तो दोस्ती भी होगी, फिर आप वहाँ जाएंगे तो कभी कभार अपने
रिश्तेदारी भी बढ़ जाएगी, किसी लड़की से आप वहाँ निकाह कर लेंगे या फिर अपनी लड़की का निकाह वहाँ कर देंगे। तो ऐसे में आना जाना आवागमन आता होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ऐसे जो है फैमिली बनता है, ऐसे सोसाइटी बनता है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है। तो फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदाय के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का विकसित हो गया। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गया और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, यानी कि इस तरीके से जब नगरों का जब बसना शुरू हो गया तो एक क्रांति कहकर पुकारा गया। लेकिन ये देखिए, क्रांति कहकर पुकारा गया ये बात तो ठीक है, लेकिन ये एकदम से ऐसा नहीं कि विस्फोट हो गया, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस चला होगा, है कि नहीं। तो क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। देखिए, पहचानना मुश्किल हो गया तो लोग अपने को सिविलाइज कर रहे थे। ठीक है। आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ कोई उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है, और इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे प्रारंभिक समाज में किसान है, समुदाय है, पशुचारक है, गवाले हैं, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। ठीक है। तो ये बातें हैं। तो प्रत्येक कालक्रम का आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन करें तो यह ध्यान रखें। तो राजा के बीच लड़े गए युद्ध की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं का, घटनाओं का जिनके द्वारा समान स्त्री या पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया था, तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियाँ किसी प्रक्रिया, तो यानी कि देखिए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि राजाओं के बीच जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनका तिथि को पता करना, ठीक है, और स्त्री पुरुष के क्या मतलब स्थिति रही, उसका इतिहास को क्या प्रभावित किया, तो ये कठिन है उसके बारे में जान पाना, क्योंकि उसके साक्ष्य हमारे पास बहुत लिमिटेड है, ना के बराबर। कुछ तिथियाँ किसी प्रक्रिया के आरंभ या किसी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। कुछ तिथियाँ बताती है कि कुछ अवस्थाओं को जहाँ पर जो है विकसित था, डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है। तो कुछ परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहास का लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं, मतलब कुछ चेंजिंग चल रहा है, चूँकि अब प्रोसेस तो चल रहा है, खोज तो चल रही है, तो कई सी चीज़ें जो संशोधन हो रहा है ना, पुरानी तिथियों को निर्धारण के लिए नई तिथियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कार्यक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया इन सीमाओं पर के पार जाते हैं। तो कई खंडों में बांटा गया, यानी कि अफ्रीका को अलग बांट दिया, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को, नॉर्थ अमेरिका को, यानी कि ये सब चीज़ जगहों को बांट करके देखा गया कि अलग अलग जगह टाइम में वहाँ पर कैसे जो है डेवलपमेंट आया है। ऐतिहासिक प्रक्रिया में काल अनुक्रम प्राय ऊपर नीचे या अतिव्यक्ति हो जाता है, तो जाहिर सी बात है टाइम तो निश्चित नहीं बता पाएंगे, ऊपर नीचे हो ही जाएगा। अब मानव इतिहास की कुछ युगांतकारी घटनाओं को यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्ययनों में किया गया है, जिनके प्रथम कालक्रम भी है। जहाँ पर आप एक देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा। तो ये चीज़ें जो मतलब कालक्रम जो बताया जाएगा नीचे, उसके बारे में कुछ बातें बताई जा रही है। ठीक है। तो ये निश्चित नहीं हो सकता है, एक्चुअल डेट नहीं हो सकता है। तो देखिए, तो कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है। तो यहाँ से शुरू करें पहला कालक्रम में कि वहाँ पर से कि हमने क्या प्रोग्रेस रहा, मानव के बारे में हमने क्या जाना। ये चीज़ 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख ईसा वर्ष पूर्व पीछे की बात है। ठीक है। तो देखिए ये बात समझिए बात। तो यह कालक्रम मानव के उदय, तो इससे क्या जुड़ा हुआ है, मानव का उदय, ठीक है, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। और यहाँ पर कुछ प्रमुख औद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, मतलब इसी कालखंडों में मानव का प्रादुर्भाव हुआ, विकास मतलब उदय, और फिर इसके कुछ बहुत जमाने के बाद आग का विकास हुआ, धातुओं का प्रयोग, हल द्वारा खेती, है कि नहीं। हल द्वारा खेती तो तकरीबन अभी से केवल 10,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है कि 10,000 वर्ष केवल पूर्व ही इंसानों ने सीखा है खेती बाड़ी करना, जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो फिर धीरे स्टेज में आगे लेखन कला भी सीखा नगरों के बसने के बाद। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम
साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिनके वस्तु, देखिए वो चीज़ यहाँ पर वो तस्वीर नहीं है, 2 तस्वीर आपको मिलेगा। काल कर्म की तस्वीर 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व की, ठीक है। तो वो तस्वीर यहाँ पर नहीं आ सका, तो वो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो समय की शुरुआत, ठीक है, ये देखिए 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख ऐसा समझा जाता है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, और इसके बाद आदि मानव कई रूप में बदले, ठीक है। 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, 56 लाख वर्ष पहले। तो इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले, फिर उसके रूप कई बदल गए और फिर लुप्त हो गए, कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, ठीक है, जो जिस रूप में मानव देख रहे हैं, और आगे जिसको हमने कहा कि आधुनिक मानव, तो ये तकरीबन 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। मतलब ये भी एक अनुमान है, आप इसको एक्चुअल 100% ऐसा ही नहीं कर सकते, अभी भी खोज जारी है। तो 1,60,000 साल पहले मानव, जैसा कि आज हमारे जैसा मानव है, ये 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ है। मतलब पहले मानव नहीं थे, ठीक है, पहले जानवरों का कुछ बताया जा रहा है कि प्रवृत्ति थी। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधे से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे, ठीक है। तो ये था पहला इंसान का मीडियम पेट भरने का। और धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया, धीरे धीरे। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाई के कई तरीके अपना लिए, ठीक है। हाँ, तो बटोरने के कई तरीके चलता रहा, और फिर इंसान ने हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाई और कई तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करके, यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज है जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो कुछ शिकारी लोग आज भी कुछ जंगलों में रह करके जानवरों के ऊपर ही अपने भरण पोषण करते हैं और अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो हम पहले ही बात किए थे कि आज के शिकारी संग्राहक के ज़िंदगी से भी पीछे के इतिहास को हम निकाल करके देख सकते हैं। इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, ठीक है। तो ये बातें हमने पहले ही बताई थी। तो आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी तो कैसे होती है, मानव के जीवाश्म, ठीक है, पत्थरों के औजार, गुफाओं के चित्रकारियों जो उन लोगों ने की थी, चित्रकारी गुफाओं में जाकर के, जो जहाँ पर वो रहते थे, इनमें से प्रत्येक खोज को अपना एक इतिहास है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ इसमें हमें पता चलता है। अक्सर ही जब ऐसी चीज़ें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं। तो जो जीवाश्म हमें प्राप्त हुए, तो लोग, जाहिर सी बात है कि ये मानना बिल्कुल आसान नहीं था कि ये मानव के ही है। तो आदिकालीन मानव द्वारा पत्थरों के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था कि इन लोगों ने इतने पहले, प्राचीन, इतना लाखों साल पहले ये सब कैसे सीख गया था। तो एक अरसे के बाद इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारों के सच्चे महत्व का स्वीकार किया गया। तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे तो जीवाश्म किसको कहते हैं कि जो बहुत ही अत्यंत पुराने या पौधे बहुत पुराने पौधे या जानवरों के अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो अवशेष होता है, चाहे वो पौधों का हो, जानवरों का हो, उसको जीवाश्म कहते हैं। तो एक पत्थर के रूप में बदल कर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं, उस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं और चट्टान में समा जाते हैं और लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो उससे हमको पता चल जाता है मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। क्रमिक मतलब वह स्टेज बाय स्टेज। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। मतलब जो जीवाश्म पहले था और जो स्पेसीज मतलब प्रजाति, ठीक है,
मेल फीमेल जो आगे जो जन्म करती है उसी को स्पेसीज कहते हैं, प्रजाति, जो अब लुप्त हो चुकी है। मतलब जो जीवाश्म हमको मिला है, कहा जाता है कि वो जीव अब इस ज़मीन पर नहीं है, था वो मानव ही, लेकिन वो अब लुप्त हो चुका है, ऐसा रिसर्च यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। तो उनके कुछ शारीरिक लक्षण थे, कुछ उसके कुछ विशेषताएं थे, तो उनको बांटा गया है इंसान ने स्टडी करके। तो जीवाश्मों को तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा परतों या तलछटों के काले का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है। तो हमने कैसे किया? रासायनिक विश्लेषणों द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों को, उसके बारे में जो अवस्था, जिस अवस्था में हमें पाई गई है, उस अवस्था को समझ करके हमने ये समझने की कोशिश की है। और जब एक बार जीवाश्म को तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। तो जो फॉसिल हमें प्राप्त हुआ, जो अवशेष, जो भी कुछ हड्डियाँ, जो कुछ भी चीज़ें जो भी प्राप्त हुए, अगर एक बार उसका तिथि अगर पता चल जाता है, डेट पता चल जाता है, तो फिर विकास क्रम निर्धारित करना फिर हमें आसान हो जाता है, हम समझ पाते हैं। तो प्रजाति या स्पेसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, और उन बच्चे भी आगे प्रजनन करके, यानी कि प्रजाति उसको कहा जाता है कि जिसके नर और मादा मिलकर के बच्चे पैदा कर सकते हैं और फिर संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों के संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो लगभग 200 वर्ष पहले ये चीज़ें हुई थी कि सर्वप्रथम खोजी गई थी। तो अनेक विद्वान, ये चीज़ें मतलब इसके बारे में हमें 200 वर्ष पहले पता चला। तो जब ये पता चला तो अनेक विद्वान मानने को तैयार नहीं थे। तो खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसे अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की हिचकिचाहट, आमतौर पर जो विद्वान हिचकिचा रहे थे कि ये इंसान के नहीं है, या फिर उसको लग रहा था स्वीकार करने में दिक्कत है, तो उनको लग रहा था कि जो बाइबल में जो पढ़ रहे थे, जो तौरात में, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो पढ़ रहे थे, तो इसमें जो अवधारणा पेश की गई थी, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। तो अब ये चीज़ें टकरा रही थी। मतलब जो किताबों में लिखा हुआ है, धार्मिक किताबों में, कि ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया, तब पैदा किया कि जब वो पृथ्वी को पैदा कर रहा था, आसमान ज़मीन पैदा कर रहा था, और ये सब पैदा कर चुका, तो इंसानों को भी बनाया। तो ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा। लेकिन रिसर्च के बाद जो बातें वहाँ पर जो खोज की, और जो फॉसिल की जो बात है कि जो हमें पाई गई, जो इंसानों को हमने खोजा, तो उससे हमें पता चलता है कि वो इंसान पहले जानवरों के रूप में थे। यानी कि ऐसा खोज से यहाँ पर प्रमाणित किया जा रहा है। अभी हालांकि इसको 100% नहीं कह सकते ये चीज़ें क्या है और किस तरीके से डेवलप हुई, लेकिन यहाँ पर ये बात अवधारणा की जा रही है कि कुछ ना कुछ हमारे धर्म के हिसाब से हम भी पढ़ते हैं कि चीज़ें जो है कुछ अलग है। तो हिचकिचाहट का उदाहरण देखिए, जो अगस्त 1856, ये याद रखिएगा, जब मजदूर जर्मनी के डेसेल्डॉर्फ नगर के पास निअंडर घाटी, देखिए यहीं सब पर से क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो अगस्त 1856 जब मजदूर जर्मनी के डेसेल्डॉर्फ नगर के पास निअंडर घाटी के चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोड को सौंप दी गई। ठीक है, 1856 में जो अवशेष, जो फॉसिल जो मिले खुदाई के दौरान, उसको एक स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। उसका नाम था कार्ल फुलरोड। तो एक इतिहासज्ञ थे, वो इतिहासकार थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के प्लास्टिक का ढांचा बनाया। ठीक है, और उसे प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया। प्लास्टर से प्लास्टर समझ रहे हैं ना, चूना उना पत्थर वत्थर का जो होता है ना, चूरन, उससे प्लास्टर का एक ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमैन साफ हुसैन के पास भेज दिया। ठीक है, फिर उसको वो क्या कर दिया, उनको ये समझ में जो कुछ भी उन्होंने समझा, फिर उसको आगे प्रोफेसर हरमन साफ हुसैन को भेज दिया। ठीक है,
अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध, यानी कि दोनों, वो टीचर और हरमन साफ हुसैन, दोनों मिलकर के एक शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर इशू किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह खोपड़ी ऐसे मानव के रूप की है जो अस्तित्व में नहीं, मतलब वो मानव कह रहे हैं, जो फॉसिल जो मिला उसको वो मानव कह रहे कि ऐसे दावा किया कि ऐसे मानव की है जो आज नहीं, मानव की ही है, लेकिन वो हमारे तरह समान नहीं है, हमारे तरह नॉर्मल नहीं था। ठीक है, ये खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति के जो बहुत बाद के समय में हुआ था, तो ये था। ठीक है, तो जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। अब पाए गए चीज़ों को सही जगह जानना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चित्र उपकरणों को, चित्र यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिएगा बुक में चित्र है, तो दिखाया गया है कि जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। और पुरातत्वविद मतलब जो खोज करते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में, और जो वर्गाकार चौकठा दिखाया गया है, जो आप तस्वीर वहाँ पर देखिएगा या फिर गूगल पर सर्च कीजिएगा कि जो अस्थि पंजर जो मिला वो किस तरह का है। तो ऐसी जाली ग्रेड 10 सेंटीमीटर वर्ग में बढ़ती है। इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु को क्षैतिज स्थिति का, क्षैतिज मतलब चौखुट, ठीक है, पता चलता है। दाहिनी और जो त्रिभुजाकार उपकरण है वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर की स्थिति दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। तो चित्र है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चित्र नहीं आ पाया, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1869 को तब घटी जब मनुष्य के उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, 24 नवंबर 1859 को। तो 1250 कॉपियाँ इनका एक ही दिन में जो हाथों हाथ बिक गई थी। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया, यानी कि उन्होंने वो खोज के बारे में उससे फिर मिलता जुलता एक किताब इन्होंने लिख दिया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर इन्होंने कहा, ये प्रूफ करने की कोशिश की कि इंसान जानवरों से ही धीरे धीरे क्रमिक विकास होकर के वर्तमान रूप में आया है। ठीक है, तो यह बात है। तो निअंडरथल मानव की खोपड़ी, कुछ लोगों की इस खोपड़ी के पुरातना को स्वीकार नहीं किया और बताया कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि, या मतलब खोपड़ी देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये खोपड़ी किसी मंदबुद्ध की है, किसी जानवर की है। तो ये बात है। तो अधिकांश धर्मों के मानव प्राणियों की रचना के बारे में अनेक कहानियाँ कही गई है और अक्सर वे वैज्ञानिक खोजों से मेल नहीं खाती है। जो धार्मिक अवधारणाएं हैं और जो खोजें हैं उसमें से टकराहट होती है, ठीक है, तो मेल नहीं खाती है। तो ऐसी कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में पता लगाइए और उनकी तुलना इस अध्याय में चर्चित मानव की क्रमिक विकास के इतिहास से कीजिए। अब उनके बीच में क्या समानता है और अंतर। तो ऐसा ही कुछ आपको अगर धार्मिक जो चीज़ें आपको पता है वो लिखें, और जो खोज है उसके बारे में क्या समानताएं हैं, क्या असमानता है, तो ये अंतर लिखने की बात की जा रही है। तो देखिए, मैंने कहा कि एक एक लाइन में पढ़ूंगा और क्लास की तरह कोशिश करूंगा कि मैं आपको बातें रखूं जैसे क्लास की फीलिंग हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप, क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हल करना है। ठीक है, तो मानव के क्रमिक विकास की कहानी। तो आधुनिक मानव के पूर्वज, इन 4 खोपड़ियों को देखिए। तो 4 खोपड़ियाँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ तस्वीर नहीं है। तो ये बांटा गया है खोपड़ी खो को। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रोलोथोपिकस ये नामक प्रजाति है। खोपड़ी गो, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो होमो इरेक्टस का मतलब सीधे खड़े होकर चलने वाला। और ये जो नाम रखा गया है ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इस जगह के नाम पर रख दिया कि जिस जगह पर ये पाया गया ना उस जगह का नाम पर यह रख दिया। और होमो इरेक्टस का मतलब जो सीधे खड़े होकर चलते थे, जो आदमी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। खोपड़ी गो, होमो सेपियंस, तो ये पूरा मानव था, ये चिंतन करने वाला प्राणी था, चिंतनशील था। ठीक है, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाला था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस ये प्रजाति जो जगह के नाम पर रखा गया। और होमो सेपियंस चिंतनशील था, प्राग मानव प्रजाति था, ये थोड़ा विवेकशील था, चिंतनशील था। और आज के मानव इसी प्रजाति का, यानी कि इंसान जितने भी है होमो सेपियंस से ही सारे लोग जो है, ये चीज़ इनका पूर्वज है। तो इन खोपड़ियों में 8 से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची में। तो खोपड़ियों में कई सारे समानताएं असमानताएं हैं, तो इनका अंतर देखिए और इसके बारे में लिखिए। तो चित्रों में दिखाए गए रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप। तो कहा जा रहा है कि ये विकास के फलस्वरूप ऐसा हुआ है, मतलब जो अंतर जो देख रहे हैं ये विकास के क्रमिक रूप में ये अवस्थाएं जो चलती रही, तो इसके वजह से ये चीज़ जो है परिवर्तन हुआ है। तो मानव के विकास के क्रम को 360 से
240 लाख वर्ष पहले तक खोजा। मतलब ये विकास क्रम कब से शुरू हुआ, कब से इंसानों की ये जो है विकास क्रम कैसे शुरू हुआ, ये विभिन्नताएं कहाँ से आ रही है। 360 लाख से लेकर के 240 लाख वर्ष पहले तक, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इतने लंबे समय का विस्तार करना बहुत कठिन होता है, और यदि आप अपनी पुस्तक के एक पन्ना को, एक पृष्ठ को अगर 10,000 वर्ष के बराबर मान ले तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्ष के बराबर है, ठीक है। और 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे और 1 लाख वर्षों के बराबर, और 100 पृष्ठ जो है, मतलब अगर मान ले 10,000 वर्ष एक पन्ना, तो 10 पृष्ठ क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 लाख वर्ष। और अगर इसी को अगर मान ले 100 पृष्ठ, तो ये हो जाएंगे 10 लाख वर्ष। और इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, ठीक है। तो एक बताया जा रहा है ये चीज़ें कि एक पन्ना को आप 10,000 साल मान ले तो 3600 पृष्ठ होगा, तब 360 लाख वर्ष पूरा होता है, ठीक है। तो वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियां, प्राइमेट, जब वो समय था 360 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। तो वो प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था, और उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनिड, यानी कि 360 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट हुआ, और 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह पैदा हुआ जिसको होमिनिड कहते हैं। और इस उप समूह में वानर यानी कि एप शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है, यानी कि 56 लाख वर्ष, यानी कि उद्भव 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट्स, ठीक है, और 240 लाख साल पहले इसमें इसका एक उप समूह देखने को मिला होमिनोइड। और फिर 56 लाख वर्ष पहले उप समूह में वानर एप शामिल थे, और 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्राणियों का अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। तो ये था। देखिए लग रहा है कि चैप्टर बड़ा हो रहा है, तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक से बड़े समूह के अंतर्गत एक समूह है। इस प्राइमेट उप समूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। अब माताओं को बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती है। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। तो होमिनॉइड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए, ठीक है। होमिनॉइड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए और अनेक असमानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। तो होमिनॉइडों का मस्तिष्क होमिनॉइडों की तुलना में छोटा होता है। वे चौपाए थे, यानी 4 पैरों के बल पर चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। और इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे। उनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे, उनका इस्तेमाल कर सकते थे। और हम उनके अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों को, उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ है। तो हाथ के क्रमिक विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में कही जाती है। तो आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। तो हाथ कैसे, पकड़ कैसे इतना स्ट्रांग हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। 43 मिनट हो गए हैं, तो दूसरा वीडियो आप इसे देख लीजिएगा।